नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग समझने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी के कारण। भारत देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है? हमने अलग अलग टाइप्स तो पढ़े, जैसे कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा, अंडर एम्प्लॉयमेंट पढ़ा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हम लोगों ने समझा, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट समझा और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट समझा। लेकिन इतनी बेरोजगारी भारत देश में है क्यों? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट जानी कहाँ से जाती है, पता कैसे चलता है कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है? तो उसको तीन तरीके हैं। सबसे पहला, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर में जो डेटा होता है वहाँ से पता चलता है। दूसरा, जो पॉपुलेशन सेंसस, जब पॉपुलेशन काउंट होता है तब पता चलता है कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों को काम नहीं मिल रहा है। और तीसरा, जब सर्वे होता है, गवर्नमेंट जब सर्वे करवाती है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तब पता चलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। वैसे अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए 1951 से हम लोग प्लानिंग में, हमारा मेन गोल है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना। और 1951 से हमारे जो 5 गोल है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट गोल ये है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट गोल है। लेकिन हमारा इम्पॉर्टेंट गोल होने के बावजूद भी हमें जितनी अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए उतनी अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो रही है, और दिन ब दिन ये प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। तो पहले हम समझे कि ये प्रॉब्लम है क्यों। हमारे देश में बोर्ड में मोस्ट आईएमपी एक मार्क के लिए हमारे देश में बेरोजगारी के कारण जानने के लिए एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था भगवती कमेटी। और भगवती कमेटी ने हमें कुछ कारण बताए थे कि ये सब रीजंस है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। अब वो सारे रीज़न बुक में बहुत डिटेल में दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशन है वीडियो में कि डिटेल में मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। लेकिन ऊपर ऊपर से मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो भगवती कमिटी, उन्होंने कुछ कॉजेज बताए थे, वो हम लोग समझते हैं। बेरोजगारी के कारण कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। Bhagwati Committee was established to study the problem of unemployment, and it clearly talks about magnitude and causes of unemployment. भगवती कमेटी एक बनाई गई थी बेरोजगारी की समस्या को समझने के लिए, और उसने बताया कि बेरोजगारी के कारण क्या क्या है। तो टोटल यहाँ पर 10 कॉजेज बताए हैं। सबसे पहला कॉजेज जो आप सब लोगों को पता है, हमारे देश में जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का जो रूट कॉज है वो है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब जनसंख्या के वृद्धि दर में बहुत ज़्यादा दर से बढ़ोतरी हो रही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है। पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है ना, वो प्रॉब्लम है। जितनी ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने ज़्यादा काम मांगने वाले लोग बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट, उतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मांगने, काम मांगने वाले लोग बढ़ेंगे। और अगर सामने उतनी नौकरियां नहीं होगी, सामने उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी, तो बहुत सारे लोगों को काम करने की इच्छा शक्ति, तैयारी, सब कुछ होने के बावजूद भी उनको काम नहीं मिलेगा। तो इसलिए पहले जो दो कॉजेज है वो एकदम आसान है कि सबसे पहला है हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सेकंड है स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। हमारे देश में 1951 के बाद और ख़ास करके 1971 के बाद हर साल पॉपुलेशन 2% से ग्रो हो रही है। मतलब हर साल 1.5 से 2 करोड़ जनसंख्या बढ़ रही है, और सामने नौकरियां जो है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है इतना तो हर साल हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ती है। ऑस्ट्रेलिया की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उतनी तो हर साल इंडिया में सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ती है। तो आप सोचो दोस्तों कि कितने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मांगने वाले, मतलब काम मांगने वाले लोग, नौकरी करने वाले लोग भी बढ़ते होंगे, लेकिन सामने उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इसलिए पहला रीज़न है हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सेकंड, स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। हमारे देश में रोजगारी की जो तक है, मतलब नौकरियां जो है वो जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ रही है। बहुत सारे रीज़न है उसके। हमें
1951 से लेकर 1991 तक हमारा ये गोल था कि हम लोग हमारे देश में 7% से हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे। मतलब हर साल हम हमारा प्रोडक्शन 7% से बढ़ाएंगे। तो अगर इतना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कितनी नई नई फैक्ट्रियाँ एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, कितने नए नए बिजनेसेस एस्टेब्लिश होंगे। तो इतने सारे बिजनेसेस एस्टेब्लिश होंगे तो बहुत सारे लोगों को काम भी मिलेगा। तो गवर्नमेंट की ये एक्सपेक्टेशन तो थी कि हम 7% से ग्रो करेंगे, लेकिन सही मायने में उस वक्त हमने ग्रो किया सिर्फ 3.5% से। मतलब जितना हमारा टारगेट था उससे आधे पर ही हम लोग ग्रो कर सके। इसलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जितनी बढ़नी चाहिए उतनी बढ़ी नहीं। तो इसलिए यहाँ पर सेकंड कॉज ये है, स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। थर्ड, लो रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, हमारी सेविंग्स और जो इन्वेस्टमेंट, हमारी जो सेविंग्स होती है, जितने भी लोग कंट्री में सेविंग करते हैं वो कहीं ना कहीं पर अपने पैसे जमा करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, ताकि वहाँ पर पैसे सेफ भी रहे और उनको हमें इंटरेस्ट भी मिले। जैसे कि इंडिया में जितने भी लोग हैं जो सेविंग कर सकते हैं, चाहे वो महीने की 500 रुपये की, 1000 रुपये की, 2000 की, 5000 की, जितनी भी सेविंग करते हैं, कोई LIC में इन्वेस्टमेंट करता है, कोई बैंक में हर महीने रिकरिंग डिपॉजिट में पैसे भरता है, कोई पोस्ट ऑफिस में पैसे भरता होगा। तो ये सारे जो पैसे, इतने ज़्यादा लोग, मतलब कितने लाखों करोड़ों लोग जो हर महीने पैसे जमा करते होंगे, तो ये लोग जो LIC वाले हैं, ठीक है, फिर ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं, बैंक वाले, वो इतने करोड़ों अरबों रुपए का करते क्या होंगे? क्या कभी सोचा है दोस्तों आपने? तो इतने करोड़ों अरबों रुपए जो है वो ज़्यादातर वो लोग जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, या तो जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स है और जिनको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, इन सबको लोन देते हैं। तो इनडायरेक्टली दोस्तों हमारी सेविंग्स जो है ना, वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए इन्वेस्टमेंट बनती है, उनके लिए कैपिटल बनती है हमारी सेविंग्स। लेकिन देश में कंटिन्यूअस लगातार महंगाई बढ़ने की वजह से जो सेविंग्स जो बढ़नी चाहिए हायर रेट से, वो नहीं बढ़ रही है। और अगर सेविंग्स हायर रेट पे नहीं बढ़ेगी तो प्रोडक्शन हायर रेट पे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर हमारी सेविंग्स हायर रेट से नहीं बढ़ेगी तो एंटरप्रेन्योर्स को जितनी कैपिटल चाहिए, जितना पैसा चाहिए बिजनेस के लिए, उतना पैसा उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि इनडायरेक्टली हमारी सेविंग्स जो है वो इनडायरेक्टली उनके लिए इन्वेस्टमेंट बनता है, उनके बिजनेस में उनके लिए कैपिटल बनती है। तो अगर हमारी सेविंग्स हायर रेट से नहीं बढ़ेगी तो फिर उनके लिए भी इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा लेवल पे नहीं कर पाएंगे, हायर रेट पे नहीं कर पाएंगे। इससे हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हायर रेट से नहीं हो पाएगी, प्रोडक्शन हायर रेट से नहीं हो पाएगा, ठीक है, जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ेगा, नेशनल इनकम जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ेगी, और नए नए बिजनेसेस अगर एस्टेब्लिश नहीं होंगे तो लोगों को काम नहीं मिलेगा। इसलिए तीसरा एक रीज़न है लो रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। फोर्थ है कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। दोस्तों, इस दुनिया में प्रोडक्शन करने के दो तरीके हैं। एक, आप ज़्यादा कैपिटल का इस्तेमाल कर सकते हो, पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन ज़्यादा जो प्रोडक्शन, सारा जो प्रोडक्शन होता है ज़्यादातर वो ऑटोमेटिक होता है। वहाँ पर आपको कर्मचारी, वहाँ पर आपको लेबरर्स कम चाहिए, वहाँ पर आपको पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं। ऐसी जो प्रोडक्शन की मेथड है इसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड। और दूसरी एक ऐसी मेथड है लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड, जिसमें पैसे कम चाहिए, कैपिटल कम चाहिए, लेकिन लेबरर्स, काम करने वाले ज़्यादा चाहिए। हमारे देश के एक महान जो ऑथर भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने ऐसा बताया था कि दुनिया के हर एक देश की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो जब भी अपने देश की पॉलिसीज बनाए तो उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसके देश में कौन सा फैक्टर ज़्यादा है, और इसके हिसाब से उनको उस मेथड को, उस प्रोडक्शन मेथड को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, मान लो अगर किसी देश में पैसे बहुत ज़्यादा है, कैपिटल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस देश में काम करने वाले लोग, मतलब उस देश में पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो फिर उस देश की गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज अपनानी चाहिए जिससे कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड को बढ़ावा मिले। क्यों? क्योंकि वहाँ पर काम करने वाले लोग कम हैं।
और वहाँ पर सब ऑटोमेटिक प्रोडक्शन हो वो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है, जनसंख्या नहीं है, काम करने वाले लोग इतने ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे देश की सरकारों को कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन ऐसा देश, कोई ऐसा देश है जहाँ पर पैसे की कमी है, कैपिटल की कमी है, और वहाँ पर काम करने वाले लोग, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और काम करने वाले लोग भी ज़्यादा है, तो उस देश की गवर्नमेंट को लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। लेकिन हमारे देश में अभी तक जो होना चाहिए वो हुआ नहीं है। क्या कि लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड को बढ़ावा देना चाहिए। भारत जैसे अति जनसंख्या, ज़्यादा जनसंख्या वाले देश में जो श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति है, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड है, उसको ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इतना लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड को बढ़ावा नहीं देती है। हाँ, धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ है, लेकिन भारत जैसे देश में जितना तेज़ी से सुधार होना चाहिए और लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड को बढ़ावा मिलना चाहिए, उतना मिला नहीं है। और ज़्यादातर आज भी बिजनेसेस कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और भारत जैसे देश में पूंजी की, कैपिटल की कमी है और लेबरर्स बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जब हम कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और हमारे देश में भी वही हो रहा है। और इससे बचने के लिए, लोगों को काम दिलाने के लिए, लोगों को जॉब, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक वाले बिजनेसेस है जिसमें लेबरर्स ज़्यादा चाहिए, ऐसे सेक्टर्स को, ऐसे उद्योगों को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, इन सबको गवर्नमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पर हम लोग चले गए, ये तो जो मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे चले गए। लेकिन कॉज क्या है कि हमारे देश में कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। फिफ्थ, लेक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। हमारे देश में व्यावसायिक शिक्षण के प्रमाण की कमी है। दोस्तों, सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आप पूरे साल पढ़ो, ठीक है, और फिर सिर्फ परसेंटेज ला दो कि अच्छा रिजल्ट ला दो। आप पूरा साल पढ़ो, ठीक है, और उसमें से आप कुछ भी नॉलेज ना एक्वायर करो, और पूरा साल पढ़ने के बाद सिर्फ आप रट्टा मार के हर बार एग्जाम में परसेंटेज लेके आओ, तो वो रिजल्ट कुछ काम का नहीं है। वो आपकी लाइफ में कुछ भी काम में आने वाला नहीं है। हमारे देश में जो शिक्षण व्यवस्था है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो इतनी अच्छी नहीं है। खास करके ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों के आने से पहले और सदियों से पहले वर्ल्ड क्लास सिस्टम थी, जिसको हम गुरुकुल सिस्टम बोलते थे, कि जिसमें कोई भी स्टूडेंट जो गुरु के पास जाता था, चाहे वो राजा का बेटा हो या चाहे वो किसी मजदूर का बेटा हो, लेकिन सब लोग साथ में मिलकर सारी विद्याएं सीखते थे। कोई भी जब जहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जाता था गुरु के वहाँ पर, तो सारे शिष्य एक समान होते थे, और उनको सब कुछ सिखाया जाता था। संगीत से लेकर उनको शस्त्र विद्या से लेकर उनको डांस से लेकर सब कुछ सिखाया जाता था। मतलब पहले की हमारी जो एजुकेशन सिस्टम थी वो बहुत ही अच्छी थी। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने जानबूझकर, क्योंकि हमारे देश में कोई नया इनोवेशन ना हो, इसके लिए उन्होंने ऐसी एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में एस्टैब्लिश की कि जिससे सिर्फ क्या हो सके, सिर्फ नौकर पैदा हो सके, मतलब जो नौकरी कर सके उनके लिए। तो हमारे देश में व्यावसायिक शिक्षण की कमी है। व्यावसायिक शिक्षण का मतलब कि जो एजुकेशन लेने के बाद हम में रिस्क टेकिंग एबिलिटी आए, हम खुद कुछ नया करने का सोचे, कुछ इनोवेटिव आइडिया अपना के अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सके, तो ऐसे शिक्षण की हमारे देश में कमी है। इसलिए लेक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, जो एजुकेशन प्राप्त करने के बाद, जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद तुरंत ही आपको काम मिल जाए, या तो तुरंत ही आप अपना नया काम स्टार्ट कर सको, ऐसी एबिलिटी आप में आ जाए, उसको हम व्यावसायिक शिक्षण बोलते हैं। और ऐसे शिक्षण की हमारे देश में कमी है, जो आप सब लोग जानते हो। और आप लोगों को यहाँ से एक बात सीखनी चाहिए कि अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार ना होना हो, ये पढ़ने के साथ साथ हमें ये समझना है कि अगर हमें इसका शिकार ना होना हो, तो हम जो अभी तक करते हैं कि सिर्फ रट्टा मार के परसेंटेज लेकर आए, नहीं तो पैसे की और समय की बर्बादी ही होगी, और आने वाले समय में हमें कुछ भी काम में नहीं आएगा। लेकिन
ये जो एजुकेशन है आपका, अगर उसमें से लाइफ में जो काम में आने वाली चीज़ें हैं और एजुकेशन को अगर आप अच्छे से समझोगे, अच्छे से आपकी लाइफ में उसको अप्लाई करोगे और समझ के अगर आप पढ़ोगे, तो आने वाले दिनों में आपकी जो शिक्षा है वो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। तो इसलिए लेक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षण की कमी, ये हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीज़न है। सिक्स्थ है लेक ऑफ मेन पावर प्लानिंग। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से समझना। हमारे देश में जो मानव शक्ति है, इतने सारे लोग हैं, तो इसका जो प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए वो हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में सिर्फ एजुकेशन को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, बस इस बात के ऊपर फोकस किया जाता है, लेकिन प्रॉपर इसका प्लानिंग नहीं करते। इसलिए कई बार क्या होता है कि किसी एक फील्ड में बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाती है और फिर उस फील्ड में से जो बाहर आते हैं पढ़ने के बाद, तो उनको अच्छी जॉब नहीं मिलती है। जैसे कि हमारे देश में कुछ फील्ड ऐसी है कि जहाँ पर एक एक बार उस फील्ड में बहुत ज़्यादा लोग देखो, अब यहाँ पर होता है डिमांड और सप्लाई, कि जिस भी फील्ड में आप काम करते हो उस फील्ड की डिमांड कितनी है। उस फील्ड में जब आप डिग्री लेकर जाते हो, पढ़ने के बाद डिग्री जब आपको मिलती है, तो डिमांड कितनी है उसकी। जैसे कि कुछ साल पहले इंजीनियर्स की बहुत डिमांड थी, आज भी है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं रही है। कुछ साल पहले इंजीनियर्स की बहुत डिमांड थी, ठीक है। फिर कॉमर्स में एमबीए करने वालों की बहुत डिमांड थी और सामने उसकी सप्लाई कम होती थी, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा इंजीनियर और एमबीए, लेकिन एक साथ एजुकेशन को बढ़ावा देना, तो इतने ज़्यादा लोग इंजीनियरिंग करने लगे, इतने ज़्यादा लोग एमबीए करने लगे कि आज उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और सामने डिमांड उतनी नहीं है। तो क्या है कि जितने भी जो कंपनी वाले जो बिजनेसेस है उनको सब मिलते रहते हैं, तो इसलिए सैलरी कैसी मिलती है इंजीनियरिंग फील्ड में और एमबीए फील्ड में, इन सब में बहुत कम मिलती है आजकल। ये क्यों हो रहा है? और बहुत सारे इंजीनियर और एमबीए वाले लोगों को तो काम भी नहीं मिलता है आज के टाइम में, और ये आप लोगों को पता ही है प्रैक्टिकल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि गवर्नमेंट को इसका प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए। हर एक देखो, एजुकेशन बढ़ाना है लेकिन गवर्नमेंट को प्रॉपर सोचना चाहिए फ्यूचर के बारे में, कि फ्यूचर में हमें कितने इंजीनियर्स चाहिए, फ्यूचर में हमें कितने डॉक्टर्स चाहिए, फ्यूचर में हमें कितने सीए चाहिए, फ्यूचर में हमें कितने लॉयर चाहिए। और फिर जो कॉलेजेस की सीट्स होती है वो इसके हिसाब से ही एलोकेट करनी चाहिए, ताकि जिस भी फील्ड में जो पढ़ रहा है वो पढ़ने के बाद उसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके। और हमारे देश में ये मेन पावर प्लानिंग की क्या है, कमी है दोस्तों, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है। तो मैंने बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये होना ही चाहिए। अगर अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमारे देश में इतने ज़्यादा लोग हैं, डेवलपमेंट ज़बरदस्त हो सकता है जब इतने ज़्यादा लोग मिलकर काम करेंगे, लेकिन इसके लिए प्रॉपर मेन पावर प्लानिंग होना चाहिए। सेवेंथ है इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। Public sector is the sector which is owned, managed and controlled by the government. गवर्नमेंट की ऑनरशिप जिसके पास होती है और गवर्नमेंट जिसका मैनेजमेंट करती है, कंट्रोल भी पूरा गवर्नमेंट के हाथ में होता है, उसको हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। 1951 जब हमने प्लानिंग एडप्ट किया था, तो 1951 में गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं था। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था उस वक्त, ज़्यादातर हमने ना तो कैपिटलिज्म इकोनॉमी अपनाया था, कैपिटलिज्म सिस्टम अपनाया था, ना तो सोशलिज्म सिस्टम अपनाया था। कैपिटलिज्म में सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के पास होता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो, और सोशलिज्म में सब कुछ गवर्नमेंट के पास होता है। तो ना तो हमने कैपिटलिज्म अपनाया, ना हमने सोशलिज्म अपनाया, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया था। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इतना भरोसा नहीं था, तो उन्होंने जो छोटे उद्योग होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर को दिए, और बाकी सारे हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है, स्टील है, सीमेंट है, रेलवे, जितने भी हैवी इंडस्ट्रीज है, जो बड़े बड़े उद्योग है, वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखे। अब अपने पास रखे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चलो अच्छा होता कि उन्होंने अपने पास रखे, लेकिन जितना ध्यान देना चाहिए उस पब्लिक सेक्टर के ऊपर, जितना उन उद्योगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए,
गवर्नमेंट ने उतना ध्यान दिया नहीं। और जो प्राइवेट सेक्टर था उसके ऊपर हद से ज़्यादा रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस रखे। अब सोचो दोस्तों कि किसी देश में अगर उद्योगों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगे और खुद के पास जो उद्योग थे उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया, उसको बढ़ाने के लिए ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है पब्लिक सेक्टर में, ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं होता है, तो वो जितना तेजी से बढ़ना चाहिए पब्लिक सेक्टर, जितना भरोसा था गवर्नमेंट को, उतना तेजी से वो बढ़ा नहीं। और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर तो पहले गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन रख दिए थे। तो हमारे देश में बिजनेसेस का जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना नहीं, और इसलिए तो मैंने आपको बोला कि 7% हमारा टारगेट था कि 1951 से लेकर 1991 तक हर साल हम लोग 7% से प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। ये गवर्नमेंट का गोल था, टारगेट था, लेकिन हम उससे सिर्फ आधा ही अचीव कर पाए। उसका एक कारण ये था कि पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के हाथ में था, जिसमें सारे बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज थे, वो अपनी पूरी कार्य क्षमता से काम नहीं करते थे। अकाउंटेबिलिटी की कमी होती थी। जितना तेजी से आगे बढ़ना था, जितना तेजी से प्रोडक्शन बढ़ाना था, उतना तेजी से वो बढ़ा नहीं पाए, एक्सपांड नहीं कर पाए पब्लिक सेक्टर को। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, मतलब उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जितनी बढ़नी चाहिए उतनी बढ़ी नहीं, और इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। तो इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर ये भी एक रीज़न है। एट्थ, नेग्लिजेंस टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर। दोस्तों, कृषि प्रधान कहे जाने वाला देश, जहाँ पर आधी से ज़्यादा आबादी आज भी गांव में रहती है, जहाँ पर आधी आबादी आज भी कृषि क्षेत्र एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है, जहाँ पर अगर कृषि क्षेत्र के ऊपर ध्यान दिया जाए तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती है। लेकिन हमारी पॉलिसी, हमारी जो एक कमी रही है पॉलिसी में, कि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको आज तक इग्नोर किया गया है। और ये तब से चला आ रहा है ब्रिटिशर्स के समय से, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में नहीं आए थे उस वक्त हमारे देश के किसान, जब राजा महाराजाओं का समय था, तब हमारे देश के किसान बहुत खुशहाल हुआ करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आकर एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हमारी रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी इकोनॉमी के लिए, उसको तोड़ दिया जानबूझकर, ताकि इंडिया को एक्सप्लॉइट कर सके। लेकिन ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी जितनी भी सरकारें आई, जितनी भी गवर्नमेंट आई, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए उतना दिया नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर को जितने भी रिसोर्सेज अलोकेट करने चाहिए उतने किए नहीं। फोकस सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और सर्विस सेक्टर के डेवलपमेंट के ऊपर, खास करके इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के ऊपर रहा। इसलिए ज़्यादा आबादी जिसके ऊपर निर्भर थी, इनकी हालत आज भी ख़राब है। और प्रैक्टिकली भी आप अभी देख रहे होंगे कि किसान आंदोलन चल रहा है, क्योंकि हमारे देश का किसान आज भी बहुत ख़राब स्थिति में है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे किसानों की हालत ख़राब है, पर ज़्यादातर किसान, जो ज़्यादातर हमारे देश में जो गरीबी है वो गांव में है, और गांव में खास करके जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे देश की आधी आबादी जिसमें लगी हुई है, वहाँ से सिर्फ इनकम कितनी आती है, नेशनल इनकम सिर्फ 17% नेशनल इनकम आती है। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान गवर्नमेंट ने दिया नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का एक ये भी रीज़न है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में ही दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर गवर्नमेंट सबको इरिगेशन फैसिलिटीज़ पहुंचा दे, अगर गवर्नमेंट गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ अवेल करवा दे, तो ये दोनों अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो सकती है। लेकिन मैंने बोला कि जितना ध्यान एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर देना चाहिए उतना किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक दिया नहीं है। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। नाइन्थ, लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स। मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता। हमारे देश में जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह काम करने के लिए जाता है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, उसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। वो होती है प्लेस मोबिलिटी। और जब व्यक्ति एक कार्य से दूसरे कार्य में शिफ्ट हो जाता है, एक काम से दूसरे काम में, उसको भी हम बोलते हैं मोबिलिटी। ठीक है, वो होता है ऑक्यूपेशन मोबिलिटी, मतलब व्यावसायिक गतिशीलता। ठीक है, लेकिन ये हो कब सकता है, जब एजुकेशन लेवल ज़्यादा हो, तो आपके पास एक से ज़्यादा काम की अपॉर्चुनिटी होती है, और हमारे देश में एजुकेशन लेवल कम है। दूसरा, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एम्प्लॉयमेंट तो मिलती है,
रोजगारी तो मिलती है, लेकिन हमारे देश में खास करके एक जगह से दूसरे जगह जब जाना हो तो सिर्फ एक व्यक्ति अकेला डिसीजन नहीं लेता है, पूरी फैमिली मिलकर डिसीजन लेती है। इसलिए हमारे देश में जो मोबिलिटी है, एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए जाना, वो मोबिलिटी कम है। अगर मान लो कि व्यक्ति खुद डिसाइड कर सकता है तो शायद वो जाने के लिए तैयार भी होता है, लेकिन अगर मान लो फैमिली मना कर दे तो वो नहीं जा सकता है। तो इसलिए हमारे देश में मोबिलिटी कमी है। अगर मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कोई शहर में है और उसको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है गाँव में, लेकिन अब शहर की लाइफस्टाइल ही ऐसी होती है ना कि लोग गांव में जाने के लिए तैयार नहीं होते जो पहले से शहर में रहे होते। तो अब गांव में गवर्नमेंट जॉब मिलती है ना, फिर भी बहुत सारे लोग डिनाई कर देते कि नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, भले यहाँ पर कोई छोटी मोटी जॉब मिलेगी तब करेंगे, ठीक है, पर हम गाँव में नहीं जाएंगे। तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के बावजूद भी कई सारे लोग जाते नहीं हैं और उस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करते और अनएम्प्लॉयड रहना पसंद करते थोड़े समय के लिए। इसको बोलते हैं लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स, श्रमिक की कम गतिशीलता। एक जगह से दूसरी जगह जाए तो काम मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग शहर से गांव में और गांव से शहर में आते नहीं हैं। तो इसलिए एक रीज़न ये भी है, लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स। और 10th है लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। दोस्तों, किसी भी देश में अगर तेज़ी से ग्रोथ करनी है और डेवलपमेंट करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ मतलब 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, 24/7 वाटर, पक्की सड़कें, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, अच्छी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ये सब कुछ होना ही चाहिए। तभी जाकर देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिलेगी, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी होगी अगर, तो ही उनको इरिगेशन वाटर मिलेगा, तभी तो उनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिल सकती है। तभी जाकर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है, नई नई इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड होगी। बिना ट्रांसपोर्टेशन के, बिना पक्की सड़कें के इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं होगा। और तभी जाकर सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट होगा, जब हमारे देश में 24 घंटे बिजली, पानी, पक्की सड़कें, अच्छी वाहन व्यवहार की सुविधा, अच्छी माहिती संचार कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़, ये सब कुछ होगा। तभी जाकर हमारे देश में नए नए बिजनेसेस एस्टैब्लिश्ड होंगे और लोगों को काम मिलेगा। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में शहरों में तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ अच्छी है, कुछ तो शहरों में भी अच्छी नहीं है। और गांव की बात तो धीरे धीरे गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन इसके ऊपर तेज़ी से काम होना चाहिए। हमारे देश में आज भी कई सारे गांवों में 24/7 वाटर, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, पक्की सड़कें मिलती नहीं हैं, जिससे वहाँ पर इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर का भी डेवलपमेंट एक लिमिटेड लेवल पर हो सकता है। तो इसलिए अगर हमें ग्रोथ करना है, अगर हमें डेवलपमेंट तेज़ी से करना है और बहुत सारे लोगों को अगर काम दिलाना है, तो तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। इसके लिए समय लगता है, लंबा समय चाहिए, लेकिन तेज़ी से उसके ऊपर काम होना चाहिए। तो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की कमी, ये भी बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीज़न है। जब आप पढ़ोगे, मैंने यहाँ पर ज़्यादातर सब कुछ इजी लैंग्वेज में एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। जब आप पढ़ोगे बुक में से तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको 10 कॉजेज़ समझाए, कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि प्रैक्टिकल है, जो आप सब लोगों को भी दिख रहा होगा कि नहीं, सही में हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है और इन सब रीजंस की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। और जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को जानना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, और फिर ही हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी हम प्रॉब्लम को समझ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके क्या है, तो मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मैं समझाऊंगा और हमारा 6th चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के बाद। आज के लिए हम लोग रखते इतना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय सिया राम।